हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग साइंस का चैप्टर देखेंगे ध्वनि साउंड। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 8 का चैप्टर है। तो देखिए ध्वनि क्या होती है। देखिए जो चैप्टर है ध्वनि या फिर प्रकाश, ये सारी घर्षण, ये सब चैप्टर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अच्छे से आप इनको समझिए। ध्वनि क्या है? ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में ये हमारी सहायता करती है। ध्वनि क्या है? यानी हम जो बोलते हैं वो हमें सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हम उससे कनेक्ट कैसे कर पाते हैं? हम उसकी जब आवाज़ सुनते हैं तभी हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं ना। तो ध्वनि जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में। ध्वनि होती क्या है? ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ध्वनि का जो मेन कारण है वो क्या है? वो वाइब्रेशन है। ठीक है, कंपित वस्तु जो होती है, जब वस्तु में कंपन होता है तब ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। अब कंपन क्या कहते हैं आप पहले भी पढ़ चुके हो, जब हमने दोलन गति के बारे में पढ़ाया था तब वहाँ पे भी बताया था। तो कंपन क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो है वो अपनी मध्य स्थिति, ठीक है, मिडिल में जो है उसके इधर उधर या आगे पीछे, जैसे ये वस्तु यहाँ पे है, जब वो यहाँ जाएगी और यहाँ जाएगी तो देखिए आप ऐसे से आपको साउंड आ रही है हल्की हल्की। तो जब इधर उधर जाने पे अपनी स्थिति से तो वो गति करती है, तो वो जो है वो क्या कहलाता है? वो कंपन यानी वाइब्रेशन कहलाता है। जैसे रबड़ को खींचने पर उत्पन्न ध्वनि, यानी अगर आप कोई रबड़ लेंगे, इलास्टिक लेंगे, उसको जब आप खींचोगे तो जब आप खींचोगे तो आपको हल्की सी ध्वनि सुनाई देगी। वो ध्वनि क्यों सुनाई दी? उस गति की वजह से सुनाई देती है, क्योंकि गति करने पे क्या होता है? कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो मेन जो गति का, अगर ध्वनि का पूछा जाए रीज़न क्या है कि ध्वनि किस वजह से होती है, तो वो किस वजह से होती है? कंपन के द्वारा होती है। वाद्य यंत्रों में कंपन के कारण ही ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब किसी वाद्य यंत्र जैसे कि सितारे के तार को कर्षित करते हैं तो केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती है। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और पूरे यंत्र से उत्पन्न ध्वनि हम सुन पाते हैं। तो जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनमें ध्वनि कैसे आती है? जैसे आपने वायलिन वगैरह देखा होगा, गिटार देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है? वायर होते हैं, उनको जब हम हिलाते हैं तो हमें सुनाई देती है ध्वनि। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ तार को जो हम कर्षित कर रहे हैं तो उसकी ही ध्वनि है, बल्कि पूरा जो हमारा संपूर्ण यंत्र जो है वो पूरा संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और वो सब मिलाकर हमें ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि, अब जो हम बोलते हैं वो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? मतलब हम तो अपने गले से बोलते हैं, हमें लगता है हमारे गले से आवाज़ आ रही है, लेकिन वो भी क्या है? वो भी हमारे गले में कुछ होता है जिसकी वजह से जो कंपन करता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। वो क्या होता है हम देखेंगे। ठीक है, मानव में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अब मानव में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? वाक यंत्र या फिर कंठ जिसको कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में लिरिक्स कहते हैं, लायरिक्स कहते हैं, उससे ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। वाक यंत्र श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। श्वसन नली यानी जो विंड पाइप होता है हमारा, जिसमें हम सांस लेते हैं, तो उसके ऊपर वाक यंत्र होता है और वहीं से जो है हमारी वही क्या है? कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक यंत्र के आर पार दो वाक तंतु यानी कि कॉर्ड्स होते हैं, इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। यानी जो हमारा जो वाक यंत्र होता है उसमें क्या होते हैं? वाक तंतु होते हैं। ठीक है, तार जैसे होते हैं और वो क्या होते हैं? तनित होते हैं, बहुत ज़्यादा खिंचे हुए होते हैं, बिल्कुल टेंशन में होते हैं अच्छे से। उनमें से क्या होता है कि वायु जो है इधर उधर निकल पाती है और फिर जब वायु निकलती है तो क्या है? कंपन होता है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु क्या होते हैं? कंपित होते हैं और जिससे क्या है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अगर आप अपने गले पे थोड़ा सा हाथ रख के उसको दबाएंगे, ठीक है, तो आपकी जो आवाज़ है वो कैसी आएगी? डिफरेंट आएगी। ठीक है, क्यों आएगी? क्योंकि वहाँ पे क्या आपके वाक तंतु हैं, तो वो वाक तंतु में आप जब दबाओगे तो उन पे तनाव जो है उसका वो कम ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से आपकी आवाज़ में भी क्या है? डिफरेंस आ जाएगा। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब ध्वनि अलग होती है और जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं तब अलग होती है। अब देखिए वायु के मोटा पतला होने ध्वनि के मोटा पतला होने का क्या कारण है कि जो गले में हमारा जो वाक यंत्र पे जो वाक तंतु हैं अगर वो कैसे हैं? तने हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंस है बिल्कुल और पतले हैं, तब हमारी ध्वनि कैसी होगी? अलग होगी। और जब वो ढीले हैं और मोटे हैं
तब जो ध्वनि है वो अलग होगी। अब ये इसका जो आप एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं, लड़कों और लड़कियों में जो ध्वनि होती है उनकी अलग होती है। लड़कियों की पतली होती है, लड़कों की थोड़ी सी भारी होती है। तो पुरुषों के वाक तंतु की लंबाई जो है लगभग 20 mm होती है और महिलाओं में ये सिर्फ 5 mm छोटे होते हैं। बच्चों में ये बहुत छोटे होते हैं और यही कारण है कि सभी में ध्वनि जो है वो अलग अलग होती है। बच्चों में तो आप देखोगे तो बहुत ही पतली बच्चों की आवाज़ होती है ना। तो ये तो था कि मनुष्य की ध्वनि जो है वो कहाँ पे किसके कंपन के कारण उत्पन्न होती है। अब है ध्वनि संचरण माध्यम, यानी कौन कौन से माध्यम है जिसमें ध्वनि जो है वो संचरित हो सकती है। संचरित होने का मतलब है कि आपको सुनाई दे सकती है, यानी कि अगर आप जैसे हम वायु में बात करते हैं तो हमें एक दूसरे की बात सुनाई देती है। क्या पानी में हम बात करेंगे तो हमें एक दूसरे की बात सुनाई देगी, यानी वहाँ क्या ध्वनि का संचरण होगा। ठीक है, तो ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है और यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। निर्वात यानी वैक्यूम, यानी जहाँ पर वायु नहीं है, ठीक है, वहाँ पे ध्वनि जो है संचरित नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि ध्वनि को संचरित होने के लिए वायु की आवश्यकता है। माध्यम क्या है, वायु, जल या ठोस, यानी कि ध्वनि जो है वो वायु में भी संचरित हो जाती है, जल में भी संचरित हो जाती है और ठोस में भी संचरित हो जाती है, बशर्ते जो भी जगह पे वायु है, मतलब आप कह सकते हो वहाँ वो संचरित हो सकती है। अगर निर्वात है यानी वैक्यूम है तो वहाँ संचरित नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए वायु का तो उदाहरण हम ही लोग हो गए, हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं जहाँ क्या हमारे आसपास वायु है और बात हमें एक दूसरे को सुनाई देती है। अगर हम जल की बात करें तो जैसे कि व्हेल हो गई या डॉल्फिन हो गई, या मछलियाँ क्या है जल में रहती हैं और ये आवाज़ें निकालती हैं, एक तरह की साउंड निकालती हैं और एक दूसरे को संदेश जो है मैसेज वो आदान प्रदान करती है, यानी कि जल में भी ध्वनि का जो संचरण है वो होता है। इसी तरह से खिलौना या टेलीफोन जो हो गया, उसमें हम ऐसे टेलीफोन बनाते हैं खिलौने वाला माचिस की डिब्बी से, ठीक है, उसको हम किसी धागे से बांध देते हैं तो वहाँ पे भी आपने देखा है कि ध्वनि जो है वो संचरित होती है, यानी कि ध्वनि ठोस में भी जो है वो संचरित होती है। ठीक है, तो तीनों ही माध्यम में होती है, बस वैक्यूम जहाँ पे है वहाँ पे ध्वनि का संचरण नहीं होता है। हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। अब बात आती है कि हम ध्वनि को सुनते कहाँ से, किस के द्वारा, तो हम कानों के द्वारा सुनते हैं। अब कानों में ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है और किस तरह से सुनाई देती है। तो जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो ये एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनित है। अब हमारे कानों पे देखिए, आप बोलते हैं ना कि कानों में कोई चीज़ डालनी नहीं चाहिए, लेकिन कानों में एक पर्दा होता है वो फट जाएगा फिर आपको सुनाई नहीं देगा। तो क्या होता है, कानों में एक तनित झिल्ली होती है। तनित का मतलब क्या, बिल्कुल एकदम अच्छे से तनी हुई होती है, खिंची होती है, वो झिल्ली होती है। इसे कर्णपटह कहते हैं। ठीक है, इसे कर्णपटह यानी कि एयर ड्रम कहते हैं। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं, यानी कि जब हमें ध्वनि सुनाई देती है हमारे कान की जो नलिका है उसमें वो ध्वनि जाती है और हमारी जो झिल्ली है इसको क्या करती है, कंपित करती है। ठीक है, इससे टकराएगी, कंपित यानी वो हिलेगा फिर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कंपन होगा और जिसकी वजह से फिर हमें ध्वनि सुनाई देगी। कर्णपटह कंपन को आंतर कर्ण यानी कि इनर ईयर तक भेज देता है, फिर अंदर की जो हमारा कान है वहाँ तक ये कर्णपटह है इस कंपन को भेजता है, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है और इस प्रकार हम ध्वनि को सुन पाते हैं। फिर वहाँ से क्या हमारे मस्तिष्क में, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या है, हमारा मस्तिष्क जो है सारी चीज़ें मैनेज करता है, हमारे न्यूरॉन्स जो हैं माइंड में जो हैं वही सारी चीज़ों को, सारे संदेश जो हमारे बॉडी को मिलते हैं वो जितने भी हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे वो मस्तिष्क ही लेता है। तो हम कानों से जो बात सुनते हैं वो क्या है, मस्तिष्क तक पहुंचती है, फिर हमें समझ में आता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम सुनते हैं। नेक्स्ट है कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति, यानी कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब जो ध्वनि है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो कंपन जो भी हो रहा है उसका आयाम क्या है, उसका आवर्तकाल क्या है, उसकी आवृत्ति क्या है। जैसे अगर हम धीरे बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें फ़र्क है इन चीज़ों में, अगर हम तेज़ बोलते हैं तो इन चीज़ों में फ़र्क है। तो उससे क्या है, ध्वनि में भी क्या है, अंतर आता है। इन सब चीज़ों पर ध्वनि निर्भर करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप देखिए और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पूरे एक बार में नहीं पढ़ा रही हूँ, ताकि जितना भी आप देखो उसको आप डीपली समझ लो, याद कर लो अच्छे से, ताकि मैं जब भी क्वेश्चन कराऊँ तो आप उनको अच्छे से कर पाओ।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने देखा कि ध्वनि क्या है, ध्वनि जो उत्पन्न होने का कारण क्या है, कंपन, और हम किस तरह, मानव जो है वो किस तरह से ध्वनि बोलता है, कहाँ से बोलता है और किस तरह से सुनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक का पार्ट देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।